अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने टेक्स्ट का चैप्टर जो है वो 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है रिटर्न असेसमेंट एंड अपील्स। ठीक है। रिटर्न से मुराद क्या है? रिटर्न से मुराद है जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ये रिटर्न कहलाती है आपकी। ठीक है। आपकी जितनी भी इनकम टैक्स की हमने वर्किंग सीखी है, बेसिकली हम वो एफपीआर को जमा करवाते हैं एक रिटर्न की सूरत में। ठीक है। ये रिटर्न जो थी ये पहले किसी दौर में मैनुअल जाती थी, मतलब आपने एक कागज़ के ऊपर अपनी वर्किंग करनी है और उसके बाद उसको साइन वगैरह करके उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा के आपने एफपीआर को जमा करवानी होती थी। आजकल ये रिटर्न जाती है वेबसाइट के थ्रू। आइरस जिसका नाम है, हमने डेफिनेशन में भी उसको पढ़ा था। एफपीआर की एक वेबसाइट है, वहाँ पे एक टेम्पलेट गिवन है। वहाँ पे आप अपनी इनकम की जो है ना वो डिटेल एंटर करते हो, डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम जो है उसके मुताबिक, और उसके बाद आप अपने टैक्स को वहाँ से कंप्यूट करने के बाद जो है वो टैक्स लायबिलिटी पे करते हो। ठीक है। तो ये रिटर्न होती है, मतलब वो फॉर्म जिसके अंदर आप अपनी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन जमा करवाते हो एफडीआर को, वो रिटर्न कहलाती है। असेसमेंट भी हमने चैप्टर 5 के अंदर पढ़ा था कि असेसमेंट में दो चीज़ें शामिल हैं। प्रोविजनल असेसमेंट भी थी और एक और चीज़ भी थी, उसमें एक दफ़ा देख लीजिएगा। इस टाइम मैं भूल गया हूँ। तो दो चीज़ें असेसमेंट में भी आती हैं। इसको डिटेल में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली असेसमेंट होती क्या है। ठीक है। और लास्ट में है अपील्स, कि अगर आपके खिलाफ कोई फैसला आया है एफपीआर के किसी ऑफिशियल की तरफ से, तो आप अपील में जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके साथ जो है वो सही फैसला नहीं दिया गया आपके खिलाफ, तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो। सो चैप्टर 15 के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इनकम टैक्स की अथॉरिटीज जो हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो जो इनकम टैक्स की अथॉरिटी है उसमें जो सबसे मेन बॉडी है जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर्स होती हैं, उसको हम कहते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बेसिकली ये एक बोर्ड बना दिया गया है। ठीक है। जिसके अंदर कुछ लोग बैठते हैं और ये सबसे आप कह लो कि जो है वो हायर अथॉरिटी होती है इनकम टैक्स से रिलेटेड। ठीक है। एफबीआर भी हम इसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर पे फिर आता है चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। अच्छा, इनलैंड रेवेन्यूज का मतलब ये होता है कि मतलब पाकिस्तान में हमारे जो टैक्स रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट कर रही होती है हमारी गवर्नमेंट, उसमें एक पोजीशन होती है जिसको हम कहते हैं चीफ कमिश्नर। ठीक है। ये सबसे हायर इंडिविजुअल जो है ना वो अथॉरिटी होती है। जो बोर्ड है उसमें तो मल्टीपल लोग बैठे होंगे, तो वो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है ना ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको हम बोर्ड कहते हैं। लेकिन जो चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ये अकेला बंदा होगा, तो इसकी सेकंड नंबर पे अथॉरिटी आती है बोर्ड के बाद। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है। चीफ कमिश्नर के बाद उससे एक लोअर पोजीशन होती है जिसको हम कहते हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स। ठीक है। ये अपील्स वगैरह सुनते हैं। फिर हमारे पास होता है ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, मतलब जो आपका लोअर स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं, वो आ जाते हैं। अच्छा, इस इन ऑफिसर्स में एडिशनल कमिश्नर भी आता है। ठीक है। कमिश्नर के साथ एक अजाफी कमिश्नर भी समटाइम रखा होता है काम के बर्डन को शेयर करने के लिए, तो उसको एडिशनल कमिश्नर भी कहते हैं। फिर एक डिप्टी कमिश्नर भी आ जाता है। ठीक है। फिर जो है असिस्टेंट कमिश्नर भी आ जाता है, जो कमिश्नर का असिस्टेंट होता है। ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज बनती हैं कुछ इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं अब इनकम टैक्स की रिटर्न की तरफ, जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है। सेक्शन 114 में बताया गया है कि रिटर्न ऑफ इनकम किसने जमा करवानी है। ठीक है। इससे रिलेटेड उसमें कुछ जो है वो सेक्शन हैं, आए उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट है हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है एफपीआर को। फाइल करने से मुराद ये है कि जिन्होंने अपनी जो आजकल हम वर्किंग करना सीख रहे हैं, ये वर्किंग करने के बाद अपना टैक्स कैलकुलेट करके एफपीआर को बताना है। ठीक है। ये कैलकुलेशन एफपीआर को प्रोवाइड करनी है, उनको फाइल करनी है। ठीक है। तो ये बेसिकली हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं जिनके ऊपर जो है ये रिक्वायरमेंट आती है कि उन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। द फॉलोइंग पर्सनस आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर। एक पूरे टैक्स ईयर के लिए ये लोग हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल करनी होती है। नंबर वन हमारे पास है पॉइंट ए, एवरी कंपनी। जब भी कोई कंपनी बनेगी, उसका
जितनी मर्जी उसकी इनकम हो, जितनी मर्जी उसकी जो है टैक्सेबल इनकम हो या उसके पास लॉस आ रहा हो, लेकिन हर हाल में उसने अपनी जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। मतलब जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो और अगर आपने वो कंपनी सेलेक्ट की है बिजनेस चलाने के लिए, मतलब आपने एससीसीपी के पास जाके अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लिया, तो अब आप बाउंड हो इस सेक्शन 114 के तहत कि आपने हमेशा अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो जमा करवानी है एफपीआर को। अच्छा, फिर ए का ही बी पॉइंट है, उसमें कहा गया एवरी पर्सन। ठीक है, पर्सन में आपको पता है कंपनी भी आती है, इंडिविजुअल भी आता है, एओपी भी आती है। ठीक है, और कंपनी के बारे में तो पॉइंट ए में बता दी गया, तो बाकी अब कौन रह गए, इंडिविजुअल और एओपी। ठीक है, एवरी पर्सन अदर देन कंपनी whose taxable income for a tax year exceed 4 लाख, ये अब 6 लाख है, सॉरी इसको 6 लाख कर लीजिएगा, ये मेरे से गलत उसी तरह रह गया। हमने स्लैब रेट्स पढ़े अपने, स्लैब रेट्स के अंदर हमने देखा कि हर इंडिविजुअल और हर एओपी जिसकी इनकम 6 लाख से ऊपर चली जाती थी, उसके ऊपर आप देखोगे तो स्लैब का पहला ही जो उसका था रो थी, उसके अंदर लिखा आता था कि 6 लाख से ऊपर वाले बंदे के ऊपर इतना टैक्स रेट बनता है। इसका मतलब है कि उससे नीचे वालों के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं बन रही होती। जो 6 लाख से कम कमा रहा है पूरे साल के अंदर, उसको टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। अच्छा, सेम यही एओपी और इंडिविजुअल दोनों के लिए है, क्योंकि हमने ये दो स्लैब रेट पढ़े थे, एक सैलरीड पर्सन वाला और एक नॉन सैलरीड पर्सन वाला। ठीक है, सैलरीड पर्सन से मुराद था जो लोग भी सैलरी कमा रहे हैं उनको टैक्स देना होता है उस स्लैब के मुताबिक। ठीक है, और जो लोग सैलरी नहीं कमा रहे उसमें बिजनेस इंडिविजुअल भी आ जाते हैं या किसी और सोर्स ऑफ इनकम के तहत जो कमा रहे हैं वो आ जाते हैं, और एओपी भी आ जाती है, क्योंकि एओपी तो इंसान नहीं है ना, उसको सैलरी मिलती है, तो वो हमेशा नॉन सैलरीड पर्सन वाले स्लैब रेट के मुताबिक देती है। तो अगर ये 6 लाख से एक्सीड कर गया तो उन्होंने टैक्स भी देना है और उन्होंने रिटर्न भी जमा करवानी है। अच्छा, उसके बाद आ गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। इसने हर हाल में जो है ना वो टैक्स की रिटर्न जमा करवानी है, चाहे इसको डोनेशंस मिल रहे हों ना मिल रहे हों, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं रखी कि इतने डोनेशन या इतने इसके पास इनकम आ रही हो तो फिर इसने करवाना है, इसने हर हाल में करवानी है। अच्छा, उसके बाद है ए, एवरी पर्सन हुज नेम फॉर द ईयर इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हर पर्सन, ठीक है, इंडिविजुअल हो या एओपी हो, चाहे उसकी इनकम 6 लाख से कम भी हो, लेकिन फिर भी उसने रिटर्न फाइल करनी है अगर वो जो इनकम कमा रहा है वो टैक्सेबल है किस रजीम के तहत, फाइनल टैक्स रजीम के तहत। ठीक है, मतलब अगर आप ऐसी इनकम कमा रहे हो जिसके ऊपर फाइनल टैक्स लगता है, ठीक है, वो फाइनल टैक्स अगर लगता है तो इनकम आपकी चाहे जितनी हो, 6 लाख से कम भी हो, स्टिल आपने अपनी रिटर्न जमा करवानी है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं बी। अच्छा, पहले हमने ये पिछड़ा अगर देखेंगे ना तो आप ये एक ही सीक्वेंस में अब पूरा सेक्शन चल रहा है 114। ठीक है, इसका सब सेक्शन 1 हमने पढ़ा है जिसके अंदर ए था और फिर ए के साथ ही ए बी ए सी और इस तरह जो है वो सो ऑन चल रहे थे। अब हम पॉइंट बी के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, मतलब सब सेक्शन 1 का पॉइंट बी है, अ पर्सन हु हैज चार्ज टू टैक्स इन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग 2 years। ठीक है, मतलब आपने देखना है कि पिछले 2 सालों में अगर आपने टैक्स जमा करवाया है या आपके ऊपर टैक्स जो था वो बनता था, चार्जेबल था आपके ऊपर टैक्स, तो इसका मतलब है इस साल अगर टैक्स नहीं भी बन रहा तो फिर भी आपने अपनी रिटर्न जमा करवानी है। ठीक है, तो ये आपके समझने के लिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए होते हैं, जो बॉक्सेस वगैरह मैं ऐड कर रहा हूँ तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं टैक्स ईयर 2010 है, इसके अंदर एक पर्सन की जो टैक्सेबल इनकम थी वो थी 7 लाख। ठीक है, तो हमने कहा कि स्लैब रेट जो है हमारा 6 लाख से ऊपर जो है वो टैक्सेबल हो जाता है, वहां से आपको टैक्स देना पड़ जाता है 6 लाख से ऊपर जब आपकी इनकम हो जाती है। तो 7 लाख है, इसका मतलब यह है कि इसका टैक्स पेबल था इस साल में 2010 में। तो अगर इसने टैक्स पे करना था तो जाहिर सी बात है रिटर्न जमा करवाएगा, कैलकुलेशन दिखाएगा कितना टैक्स बनता था, मैंने इतना जमा करवा दिया, तो इसको रिटर्न भी फाइल करनी थी। ठीक है, 2010 में इसकी टैक्सेबल इनकम थी। ठीक है, और इसके ऊपर जो है उसका इतना टैक्स बनता था और उसको रिटर्न भी फाइल करनी थी, तो उसने रिटर्न भी फाइल की होगी। 2011 में उसकी जो इनकम थी वो थी 9 लाख। ठीक है, अब 9 लाख भी आपको पता है 6 लाख से ऊपर है, इसका मतलब है कि इस साल भी इसने टैक्स दिया होगा और इसकी रिटर्न भी जमा हुई होगी। अब आ जाते हैं 2012 में। अब ये पिछले 2 सालों में
एक साल में भी इसने टैक्स दिया हुआ तो इसके ऊपर 2012 में बनता है कि इसने रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अ पर्सन हु हैज बीन चार्ज टू टैक्स इन एनी ऑफ प्रोसीडिंग 2 ईयर। दोनों में से एक साल में भी इसने दिया होता तब भी इसको 12 में रिटर्न फाइल करनी थी। 2012 में इसकी जो टैक्सेबल इनकम थी ना वो 5,80,000 थी, मतलब 6 लाख से नीचे होगी। अब इसने टैक्स पे करना है नहीं, स्लैब के अंदर देखा जाए तो इसके ऊपर टैक्स नहीं बनता, लेकिन रिटर्न फाइल करनी है। यस, इसने रिटर्न फाइल करनी है। क्यों? क्योंकि पिछले दोनों सालों में जो है वो इसका जो इनकम थी उसके ऊपर इसने टैक्स पे किया था, तो ये 2012 में भी रिटर्न फाइल करेगा, चाहे इसकी इनकम टैक्सेबल नहीं रही, टैक्स से जो लिमिट बताई गई है उससे नीचे है, 6 लाख से कम है, स्टिल इसने रिटर्न जमा करवानी है। हाँ, टैक्स नहीं पे करेगा, बनता नहीं है तो वो पे नहीं करेगा। 2013 फिर इसकी इनकम जो है वो स्लैब से कम है, तो इसको टैक्स नहीं जमा करवाना। ठीक है, तो टैक्स जमा करवाएगा नहीं। क्या ये अपनी रिटर्न फाइल करेगा? यस। पिछले 2 साल देखें आप, इन 2 सालों में से किसी भी एक साल में अगर इसने टैक्स पे किया है तो इसको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, पिछले साल तो इसने टैक्स जमा नहीं करवाया, लेकिन उससे पिछले साल इसने करवाया है, सो दो में से किसी एक में भी करवाया हो तो आप उस साल जमा करवाओगे रिटर्न। तो यही लिखा हुआ है, हैज बीन चार्ज टू टैक्स इन एनी ऑफ प्रोसीडिंग 2 ईयर। दो पिछले सालों में से किसी एक साल में भी अगर आप जो है ना टैक्स दे बैठे हो तो आपको अब भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सो इसको इस दफा भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। 2014 में देखे तो 3,75,000 कमाया, मतलब इस बेचारे की इनकम कम ही होती जा रही है। 3,75,000 जो है वो स्लैब रेट में नहीं है आता, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो इसको टैक्स नहीं देना। ठीक है, क्या इसको रिटर्न जमा करवानी है? तो आप पिछले 2 साल देखें, 2013 और 12। क्या इन दोनों सालों में इसने टैक्स जमा करवाया? 12 में नहीं, 13 में भी नहीं, तो अब इसको रिटर्न भी फाइल नहीं करनी। ठीक है, अब बी का ही सेकंड पॉइंट है, यहां से आपने ऐसे ही पढ़ना है, बी से ही स्टार्ट करना है पढ़ते हुए। अ पर्सन हु क्लेम अ लॉस कैरी फॉरवर्ड। आपने शायद देखा हो कि हमने जब कैपिटल गेन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो अगर आपको सिक्योरिटीज पे सम टाइम जो है वो लॉस हुआ है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले साल में एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, एक दफ़ा जाके उसको भी आपने रिवाइज करना है। कितने टाइम के लिए, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप लोग एक दफ़ा खुद से देखो कि कितने टाइम के लिए वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ऐसा बंदा जिसको सिक्योरिटीज की सेल के ऊपर जो है वो लॉस हुआ, डिस्पोजल के ऊपर लॉस हुआ, और वो चाहता है कि फ्यूचर में उस लॉस को वो एडजस्ट करे, तो ऐसा बंदा जो लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, पिछले सालों से चलाता आ रहा है और वो क्लेम करना चाहता है, तो वो बंदा क्या करेगा? अपने रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं, अ पर्सन हु ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसा बंदा जो ओन करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद है घर, जमीन, इस तरह की चीज जो मूव नहीं कर सकती, विथ लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स, और उसका लैंड एरिया जो है वो 500 स्क्वायर यार्ड है या उससे ज़्यादा है। मतलब अगर कोई बंदा इमूवेबल प्रॉपर्टी रखता है जिसका लैंड एरिया 500 स्क्वायर यार्ड तक है या उससे ज़्यादा है, तक का मतलब ये नहीं है कि अगर इससे नीचे है तो फिर भी उसने करना है, नहीं, इस तक मतलब 500 स्क्वायर यार्ड या इससे ऊपर। ठीक है, तो फिर उसने जमा करवानी है। या वो ओन करता है एनी फ्लैट, उसके पास कोई फ्लैट है जो कि लोकेटेड है। अच्छा, अब ये इन दोनों पॉइंट्स में बात हो रही है, मतलब अगर कोई बंदा इमूवेबल प्रॉपर्टी रखता है या फ्लैट रखता है। ठीक है, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रखता है तो 500 स्क्वायर यार्ड से ऊपर ऊपर या 500 स्क्वायर यार्ड तक भी उसको जो है वो टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। लेकिन एक और चीज़ आ गई है कि वो जो उसने इमूवेबल रखी प्रॉपर्टी रखी हुई है या उसने जो फ्लैट रखा हुआ है जो उसको वो ओन करता है, जिसका वो ओनर है, वो लोकेट होना चाहिए एरियाज फॉलिंग इन म्यूनसिपल लिमिट्स। ठीक है, कुछ म्यूनसिपल हमारी जो है उसने कुछ लिमिट्स बताई हुई हैं, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है वो लिमिट्स क्या है, बट वो अगर लिमिट्स के अंदर फॉल करता है एरिया जहाँ पे उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो मालिक बना हुआ है या उसका पास फ्लैट है, ठीक है, तो फिर उसको जमा करवानी। एक और जगह भी बताई है, हमारा जो कैंट का एरिया होता है, अगर वहाँ पे किसी के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है या उसका फ्लैट है तो उसको भी रिटर्न जमा करवानी है। या अगर कैपिटल टेरिटरी जो है हमारी इस्लामाबाद की, उसमें किसी ने इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी हुई है या फ्लैट रखा हुआ है तो उसने भी जमा करवानी। अब इसको ज़रा समझिएगा, हर वो बंदा जिसके पास 500 स्क्वायर यार्ड से ऊपर या 500 स्क्वायर यार्ड की ही इमूवेबल प्रॉपर्टी है,
लाजमी नहीं है कि वो जमा करवाएगा रिटर्न। वो जो उसकी प्रॉपर्टी है, अगर वो लोकेट कर रही है, मतलब वो कहाँ पे वाक़या है, अगर वो म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर है या कैंट में है या इस्लामाबाद में है, तो फिर उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होता है। और सेम फ्लैट के लिए भी बात है कि अगर वो इन एरियाज में है तो फिर उसके ऊपर अप्लाई होता है कि उसने रिटर्न जमा करवानी है। इसका मतलब एक इन एरियाज के अलावा अगर किसी जगह में आपका फ्लैट है या आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है इस लिमिट से ऊपर की, तो फिर आपने जमा नहीं करवानी। लेकिन अब फोर्थ पॉइंट के अंदर जो है ना वो दोबारा हम करेंगे कि अगर आप ओन करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी इन रेटिंग एरिया, ठीक है, रेटिंग एरिया का मतलब क्या है, जो आपके पोश एरियाज हैं, महंगे वाले एरियाज हैं, ठीक है, और उसके लिए भी आपके पास जो है ना उन्होंने एक लिमिट रखी है कि 500 स्क्वायर यार्ड जो है उससे ज़्यादा की होनी चाहिए, तो फिर भी आपने रिटर्न जमा करवानी है। तो अब आपने याद क्या करना है, आपने याद करना है कि अगर किसी बंदे के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज़्यादा की है, अगर वो म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर है या वो इस्लामाबाद के अंदर है या वो कैंट के अंदर है या किसी भी रेटिंग एरिया के अंदर है, तो फिर उसने रिटर्न जमा करवानी है, ठीक है। और अगर उसके पास फ्लैट है इस्लामाबाद के अंदर म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर या हमने कहा कि कैंट के अंदर, तो फिर उसने रिटर्न जमा करवानी है। या उसके पास फ्लैट है रेटिंग एरिया के अंदर और उस फ्लैट की भी अब लिमिट बता दी है कि उसका कवर्ड एरिया जो है वो 2000 स्क्वायर यार्ड फीट या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर उसने करवानी। दोबारा सुन लें, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज़्यादा की है इन एरियाज के अंदर या प्लस किसी रेटिंग एरिया के अंदर, ठीक है, तो उसने रिटर्न जमा करवानी। अच्छा, फ्लैट के बारे में कहा गया कि किसी भी किस्म का फ्लैट अगर इन 3 एरियाज में है तो उसने अपनी रिटर्न जमा करवानी है। लेकिन अगर रेटिंग एरिया के अंदर फ्लैट है तो फिर उसके ऊपर एक लिमिट बता दी है कि उसका कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। अच्छा, आप ज़रा देखें कि इधर लिखा गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लैंड का एरिया और फ्लैट के लिए लिखा गया है कवर्ड एरिया। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? ज़मीन उसका कितना एरिया है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप देखोगे, या घर है या वैसे किसी की ज़मीन है तो फिर उस ज़मीन का एरिया आप देखोगे। लेकिन फ्लैट ज़मीन पे नहीं होता, ठीक है। समटाइम फ्लैट्स क्या होता है कि किसी ने फोर्थ फ्लोर पे फ्लैट लिया हुआ है, फिफ्थ फ्लोर पे फ्लैट लिया हुआ है, और वो जो पूरा फ्लैट्स वाली बिल्डिंग है वो जितने मर्जी एरिया पे कवर हो, हमारी प्रॉपर्टी सिर्फ उस फ्लैट तक महदूद होती है। तो उस फ्लैट को कितने एरिया ने कवर किया हुआ है, मतलब उसकी चार दीवारी छत तक जितना एरिया कवर हो रहा है वो 2000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, तो फिर आपने रिटर्न फाइल करनी अगर रेटिंग एरिया के अंदर आपका फ्लैट है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अ पर्सन ओन्स अ मोटर व्हीकल, मतलब किसी बंदे के पास अगर गाड़ी है हैविंग इंजन कैपेसिटी अबव 1000 सीसी, 1000 सीसी से अबव की अगर उसकी इंजन कैपेसिटी है गाड़ी की, तो फिर उस बंदे ने भी रिटर्न फाइल करनी है। मतलब अगर कोई गाड़ी महंगी वाली रख रहा है तो उसको रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी, उसकी इनकम जाहिर सी बात होगी लाजमी। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास पॉइंट कि अ पर्सन हैज ऑब्टेन एनटीएन नंबर, ठीक है, सॉरी एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर, इस नेशनल टैक्स नंबर को ही तो हम एनटीएन कहते हैं। तो जो इंडिविजुअल है ना उनका सीएनआईसी ही उनका एनटीएन बन जाता है अगर वो अपने आप को एफपीआर की साइट पे जाके लॉगिन करें, अपनी इंफॉर्मेशन डालें, तो उनको एनटीएन मिल जाता है। अगर किसी बंदे ने भूल के भी एनटीएन ले लिया और उसकी इनकम चाहे 1 रुपया भी ना हो, लेकिन एनटीएन ले लिया है, तो अब उसने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। या और की बात है, हैड होल्ड्स कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कनेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ एनुअल बिल एक्सीड ₹5 लाख, मतलब अगर वो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन रखता है बिजली का, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन से मतलब ये है कि अगर किसी के पास शॉप वगैरह हो ना, हर सोसाइटी में आप देखो वहाँ पे ना कुछ कमर्शियल एरियाज होते हैं, अगर वहाँ पे आपके पास शॉप हो ना तो उस पर जो बिजली का कनेक्शन लगेगा ना, जो मीटर लगेगा वो कमर्शियल लगेगा। क्यों, मतलब आपने वहाँ पे कोई बिजनेस की एक्टिविटी करनी है। जिस बंदे के नाम पे कमर्शियल मीटर लगा और उसका बिल 5 लाख से ऊपर आ गया, ठीक है, एनुअल बिल पूरे साल का बिल 5 लाख से एक्सीड कर गया, मतलब 5 लाख 1 रुपया भी आ गया,
तो उसने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना। इसी तरह कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जैसे लाहौर में जो है कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इस तरह के कुछ एरियाज होते हैं। अगर वहाँ पे आपने बिजली का बिल लगवा लिया और आपका एनुअल बिल, सालाना बिल एक्सीड कर गया 5 लाख से, तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना। अच्छा, उसके बाद है इज अ रेजिडेंट पर्सन रजिस्टर्ड विद एनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बिजनेस एसोसिएशन, मार्केट कमेटी, प्रोफेशनल बॉडीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो है, मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रोविंशियल बार काउंसिल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। भाई अगर आप रेजिडेंट भी हो, मतलब आपने रेजिडेंट की कंडीशन भी पूरी कर ली, इंडिविजुअल की बात हो रही है, 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में कहीं रुक गए आप, और आप रजिस्टर्ड भी हो किसके साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, ये ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, तो इनके लिए लाजमी होता है कि इन्होंने एक चैम्बर बनाया गया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, उसके साथ अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। ठीक है, तो अगर आप उसके साथ रजिस्टर हो तो इसका मतलब ये कि आप कोई बिजनेसमैन हो, तो आपको भी रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। या आप रजिस्टर हो ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन, एसोसिएशंस बनती हैं डिफरेंट, जो ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे होते हैं या कोई और बिजनेस कर रहे होते हैं, वो आपस में मिलकर ना एक एसोसिएशन बना लेते हैं। ठीक है, जैसे किसानों की एसोसिएशन हो गई, जो है वो दुकानदारों की एसोसिएशन हो गई, रिक्शे वालों की भी इवन के एसोसिएशंस बनी होती हैं, वो मिलके ना एक अपनी एसोसिएशन बना लेते हैं, एक इदारा सा बना लेते हैं। ठीक है, अगर आप उसके भी रजिस्टर्ड मेंबर हो तो फिर भी आपने रिटर्न जमा करवानी है। या आप किसी मार्केट कमेटी के साथ रजिस्टर्ड, जो डिफरेंट मार्केट्स होती है ना, वहाँ पे कमेटीज बनी होती है जो उनकी मैनेजमेंट वगैरह को देख रही होती है, अगर आप उसके साथ भी रजिस्टर हो तो इसका मतलब ये कि उस मार्केट में आपका कोई ना कोई बिजनेस होगा, तो फिर भी आपने अपनी रिटर्न जमा करवानी। ये जो ऊपर वाले 3 पॉइंट्स है ना, ये 3 पॉइंट्स, ये बेसिकली दुकानदारों को डील कर रहे हैं या बिजनेसमैन को डील कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये कहता है कि अगर आप रजिस्टर्ड हो, रेजिडेंट भी हो, ठीक है, रेजिडेंट की कंडीशन भी लाजमी है, और साथ साथ आप रजिस्टर्ड भी हो किसी प्रोफेशनल बॉडी के साथ। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ये एक प्रोफेशनल बॉडी है। ठीक है, पाकिस्तान के इंजीनियर्स जो है ना, वो इसके साथ अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, उसके मेंबर बन जाते हैं। तो अगर आप इसके साथ रजिस्टर हो तो आपको अपनी रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। अगर आप डॉक्टर हो तो मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, अगर आप उसके साथ रजिस्टर्ड हो तो आपको अपनी रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। अगर आप पाकिस्तान बार काउंसिल या प्रोविंशियल बार काउंसिल के साथ रजिस्टर हो, यानी कि पहली बात होगी इंजीनियर्स की, दूसरी बात होगी डॉक्टर्स की, तीसरी बात होगी लॉयर्स की। ठीक है, जो लॉयर्स होते हैं ना, वो पाकिस्तान बार काउंसिल या प्रोविंशियल बार काउंसिल के साथ रजिस्टर होते हैं। जो सूबाई सतह पे काम कर रहे होंगे वो प्रोविंशियल बार के साथ एसोसिएट होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील होंगे वो पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ। तो फिर भी आपको अपनी रिटर्न जमा करवानी। या फिर हम लोग जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मेंबर होते हैं, मतलब हम में से जो भी क्वालिफाई कर गया उसने आई कैप का मेंबर बन जाना। तो जो आई कैप का मेंबर है यानी सीए है, उसके लिए भी लाजमी है कि अपनी रिटर्न जमा करवाए। या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ठीक है, सीएमए वाले जो, ये अगर क्वालिफाई करके हैं और ये इसके मेंबर हैं तो उन्होंने भी अपनी रिटर्न लाजमी जमा करवानी। अच्छा, फिर है इफ अ पर्सन इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल required to file foreign income and asset statement under section 116। इसका मतलब है कि ऐसा बंदा जो इंडिविजुअल हो, ठीक है, और उसकी बाहर से कोई इनकम आती हो, फॉरेन इनकम, या उसने बाहर कोई एसेट्स रखे हों, तो उसने फाइल करनी है फॉरेन इनकम की स्टेटमेंट भी और फॉरेन एसेट्स की स्टेटमेंट भी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मरीम नवाज है, नवाज शरीफ हैं, या और भी जितने को बड़े बड़े लोग हैं जिनकी बाहर से इनकम भी आती है और उनके बाहर एसेट्स भी हैं, तो उन्होंने भी, अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं, रेजिडेंट है पाकिस्तान के, तो उन्होंने भी रिटर्न फाइल करनी है, चाहे वो कहें कि पाकिस्तान में हमारी 1 रुपए की इनकम भी नहीं है, लेकिन आपकी अगर फॉरेन इनकम आती है और एसेट भी बाहर के मुल्क में है तो फिर आपने जमा करवाने हैं, चाहे आप उस स्लैब रेट में फॉल कर रहे हो कि नहीं कर रहे।
अच्छा, उसके बाद अब पॉइंट सी है, हमने पॉइंट ए पढ़ा, फिर बी पढ़ा, अब पॉइंट सी पे आ गए। पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज, जो मिनिस्टर इन चार्ज होगा उसके अप्रूवल के साथ अगर बोर्ड चाहे तो एक लिस्ट इशू कर सकता है कि ये लोग भी अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करेंगे, या क्लास ऑफ पर्सन्स भी बता सकते हैं, मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सन को भी वो ड्रेस कर सकते हैं या एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को भी वो ड्रेस कर सकते हैं। जैसे कि वो ये कह देंगे कि जितने लोगों की जूतों की दुकान है वो सारे रिटर्न जमा करवाएंगे, तो ये एक उन्होंने क्लास बना दी लोगों की। अब जिन जो जो जूते का कारोबार कर रहा होगा उसने रिटर्न जमा करवानी है, या स्पेसिफिकली वो कह दें कि भाई ये बंदे हैं इन्होंने रिटर्न जमा करवानी है तो उनको करवानी पड़ेगी। लेकिन इस काम के लिए बोर्ड नोटिफाई तो करेगा लेकिन उसको अप्रूवल चाहिए होगी मिनिस्टर इन चार्ज की। उसके बाद है एवरी इंडिविजुअल whose income from business exceed 3 lakh but does not exceed 4 lakh in a tax year is also required to furnish return of income। अच्छा, हमने तो कहा कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अगर 6 लाख से ऊपर कमाता है तो फिर उसको अपनी रिटर्न जमा करवानी है। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि 3 लाख से लेके 4 लाख वाले ने भी अपनी रिटर्न जमा करवानी है, तो मसला हो गया। हमने तो कहा था 6 लाख से ऊपर टैक्स बनेगा तो फिर रिटर्न जमा करवाने, लेकिन अगर कोई बिजनेस कर रहा है वो 3 लाख से 4 लाख के दरमियान में कमा रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत जल्दी वो 6 लाख तक भी पहुंच जाएगा, तो जरा उसको भी घेर घार के रिटर्न जमा करवाओ ताकि आपको पता लगता रहे कि वो किस पैटर्न के साथ इनकम कमा रहा है, चाहे उसने टैक्स नहीं देना क्योंकि वो स्लैब में तो फॉल नहीं कर रहा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर जनरल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक देखा जाए ना, यहाँ पे 6 लाख लिखा होना चाहिए, ठीक है, 3 लाख से ऊपर और 6 लाख तक वाला वो बंदा भी रिटर्न जमा करवाए। लेकिन मैंने आई कैप की बुक जो नई पब्लिश हुई है उसमें भी देखा है कि 4 लाख ही है, तो 4 लाख भी कर सकते हैं आप। एक्सप्लेनेशन क्या है? Even the individual is not liable to pay tax because taxable income is less than 6 lakh, but FPR is just asking to submit return because in near future he may comes in the tax domain, तो फ्यूचर में हो सकता है उसको करवाना। अब ये चीज़ आपको याद नहीं करनी, ये सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, तो ये आपने समझना है कि कुछ एक्सप्लेनेशन होती है जो लॉ का पार्ट नहीं होती, टीचर अपने पास से लिख रहा होता है ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। अब 1 हमारा ख़त्म हो गया, सेक्शन 114 का। अब हम सेकंड सेक्शन पे आ गए, सब सेक्शन 2 पे आ गए। अब हमें बताया जा रहा है कि रिक्वायरमेंट्स हैं फाइलिंग अ रिटर्न व्हेन अ रिटर्न इज कंसिडर्ड एज कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखें पीछे वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें अलग क्वेश्चन होगा कि किस किस ने रिटर्न जमा करवानी है, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, कि एक बिजनेसमैन की जो बिजनेस इनकम है वो है 5 लाख या 3,25,000, तो क्या वो रिटर्न जमा करवाएगा और क्या वो उस पर टैक्स देगा? तो आपको टैक्स तो नहीं देगा क्योंकि वो स्लैब में नहीं आ रहा, लेकिन रिटर्न जमा करवाएगा, ठीक है, ये आप बताओ। तो इस तरह का क्वेश्चन पिछले 1 में तो वो पूछ सकता है। अब सेकंड जो पॉइंट है इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं फाइलिंग की, एक रिटर्न फाइल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं, या कब समझा जाएगा कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हो वो कंप्लीट है। तो ये एक सेपरेट क्वेश्चन बन रहा है। अ रिटर्न ऑफ इनकम shall be in prescribed form and shall contain prescribed annexures and statements, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जो आपने रिटर्न फाइल करनी है ना वो ऐसे ही कागज़ के ऊपर अपनी मर्जी से इनकम उनकम बना के नहीं दे देनी, इसका एक पहले से प्रिस्क्राइब किया गया फॉर्म है। आप इनकम टैक्स की जो सॉरी एफपीआर की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे आप पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे, आपका लॉगिन बनेगा, ठीक है, जैसे फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लॉगिन होता है। आप लॉगिन करेंगे, फिर आप रिटर्न अगर फाइल करना चाहते हो वहाँ पे एक टैब आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो रिटर्न का फॉर्म जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। अब जब रिटर्न का फॉर्म खुल गया है तो वहाँ पे पहले से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है कि कहाँ कहाँ आपने क्या क्या लिखना है, उस हिसाब से आप उसको फिल करते हो, फिर रिटर्न जमा होती है। साथ आपने प्रिस्क्राइब जो वहाँ बताए गए हैं एनेक्जर्स, वो डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं। एनेक्जर का मतलब क्या होता है कि एक मेन चीज़ के साथ जो आपने अटैच किए होते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, वो एनेक्जर्स कहलाते हैं। तो जो बताए गए हैं कि भाई ये अटैच करो तो वो भी आपको अटैच करने पड़ेंगे। या अगर आपको कहा गया कोई स्टेटमेंट जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिजनेस के लिए, वो भी कहा जाता है कि आप साथ अटैच करो, तो आपको वो भी अटैच करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और है इससे हट के, कि अगर आप ये पढ़ के ना प्रिस्क्राइब फॉर्म देखने के लिए अपने आप को एफबीआर के साथ रजिस्टर करोगे ना तो आपको भी रिटर्न जमा करवानी पड़ जाएगी हर साल, तो ये नहीं करना।
मुझे एक दफ़ा एक स्टूडेंट का आया था मैसेज कि सर अब तो मैंने लॉगिन बना लिया, तो एनटीएन आ गया। तो मैंने तो पढ़ा था एनटीएन जो है जब वो आ जाए तो फिर आपको रिटर्न जमा करवानी पड़ती है। मैंने कहा भाई लॉगिन क्यों बनाया? सर वो मैंने पढ़ा था तो उसको मैं देखना चाहता था प्रैक्टिकली, तो मैंने लॉगिन बना लिया। ये बेवकूफ़ी ना करना, लॉगिन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो पढ़ाया जा रहा है इसको पढ़ लो। जब इनकम इस लेवल पे आई या जब मेंबर बने आई कैप के तो फिर लाजमी हो जाएगा, तो फिर बनाते रहना। अच्छा, हमने बात की कि प्रेस्क्राइब फॉर्म है, ठीक है। उसके साथ कुछ प्रेस्क्राइब नेक्स्ट या स्टेटमेंट्स कही गई हैं। प्रेस्क्राइब फॉर्म को फिल करें, साथ उसके नेक्स्ट लगाएं या स्टेटमेंट लगाएं, तो आपकी रिटर्न कंप्लीट समझी जाएगी। द बोर्ड में प्रेस्क्राइब डिफरेंट रिटर्न फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ इनकम और पर्सन इंक्लूडिंग पर्सन सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। अब वहाँ पे खाली एक प्रेस्क्राइब फॉर्म नहीं है, डिफरेंट प्रेस्क्राइब फॉर्म। जैसे जिसकी सिर्फ सैलरी इनकम है उसके लिए सैलरीड पर्सन वाला एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है, जो एओपी और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए अलग है, ठीक है। इसी तरह कंपनी के लिए अलग है, तो डिफरेंट बनाए गए हैं। इसी तरह जो बाहर के जो है ना जिनकी फॉरेन इनकम है उनके लिए अलग है। सो वहाँ पे डिफरेंट जो है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म्स बनाए गए हैं, उसी पे आपने करना है। सेकंड पॉइंट है मतलब बी जो है ये कहता है द अ रिटर्न ऑफ इनकम शेल स्टेट, यहाँ से आपने पढ़ना है, अ रिटर्न ऑफ इनकम शेल स्टेट ऑल रेलेवेंट पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ द रिकॉर्ड कैपिटल, ठीक है। आपने उसके अंदर जो है जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है रिटर्न है उसके अंदर सारे रेलेवेंट पार्टिकुलर्स लिखने हैं, इंक्लूडिंग आपने डिक्लेयर करने हैं अपने रिकॉर्ड्स भी। वो जैसे जैसे प्रिस्क्राइब फॉर्म आपसे इंफॉर्मेशन मांगता जाता है आप उसको करते जाते हो। सी कहता है अ रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी साइंड बाय एन इंडिविजुअल एंड इन अदर केसेस इट शैल बी साइंड बाय पर्सन रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जिसकी रिटर्न है ना वो उसको खुद साइन करेगा, ठीक है। और अगर जो है वो कंपनी वगैरह है तो कंपनी तो खुद साइन नहीं कर सकती, तो उसके डायरेक्टर्स वगैरह उसको साइन करेंगे। अच्छा, पहले ज़माने में जब मैनुअल रिटर्न से आती थी तो आप नीचे अपने सिग्नेचर्स लगाते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिटर्न जाती हैं तो वहाँ पे आपका पिन मांगता है, वो पिन ही आपके सिग्नेचर समझे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइन कर रहे होते हैं। A return of income shall contain evidence of payment of tax as per return। आपने रिटर्न जमा करवानी है, आपने रिटर्न की कैलकुलेशन की, आपको 5000 जो है वो टैक्स जमा करवाना है। तो पहले क्या होता था, आप जमा करवाते थे बैंक में और आपको एक स्लिप दी जाती थी, वो आपने साथ अटैच करके तो जमा करवाने होते थे अपनी रिटर्न। अब क्या होता है कि अब इलेक्ट्रॉनिकली जमा होता है, तो आपका जो रिटर्न है वो जमा होती है और साथ जब तक आपकी पेमेंट क्लियर नहीं होती तब तक आपको वो शो नहीं होती, तो आप उसके बगैर जमा नहीं करवा सकते, ठीक है। अच्छा, मेरा थोड़ा सा इंटरनेट इशू कर रहा है, इसमें मसला आ रहा है, तो इंशाल्लाह यहाँ से ही इसको सेकंड वीडियो में मैं कंटिन्यू करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।